अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम ज़ेब। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्लास फेलोज़ को मैसेज दीजिए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। ओनली 3 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। वालेकुम अस्सलाम महकुन्निसा, निम्रा, जेनिफर एंड केजिया। वालेकुम अस्सलाम हदीका। गुड, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और वालेकुम अस्सलाम नफीसा। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? कुछ पोस्ट रीडिंग भी हो रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को रिव्यू कर रहे हैं या कोई नहीं पढ़ रहा कुछ भी? वालेकुम अस्सलाम खान साहब। जी बेटा, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फिजा। गुड, अगर कर रहे हैं महकुन्निसा, गुड। वालेकुम अस्सलाम सना। 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स है ना। आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैमरा ऑन करने की वजह से थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको पता है ना कि फिर वो ज़्यादा सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं ज़रा से भी, तो वो साथ ही फिर लेक्चर का प्रॉब्लम हो जाता है इस वजह से। स्लाइड्स आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको शो हो रही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर ये सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे।
चलें जी। जी बेटा, मैं खामोश थी इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब 30 स्टूडेंट हो गए हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। 7-8 मिनट हमने वेट कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। ठीक है जी। चलें, अभी हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है, हमारा जो टॉपिक है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की फ़िलहाल हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिक ओवरव्यू जो है वो हमारा चल रहा है। क्या हो गया अक्सा? आयशा, क्या हुआ बेटा? असल में बेटा सराउंडिंग का मैं व्हाइल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल, तो सराउंडिंग का शोर आता है, इस वजह से मैं माइक ऑफ कर देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम निमरा। चलिए जी, हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, अच्छा थोड़ा सा जल्दी जल्दी से टाइप करके बताइए क्या क्या चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिव्यू कर रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा सा भी अगर किसी को याद है, ताकि पता लगे कि स्टूडेंट्स भी कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, कुछ पोस्ट रीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरा बता दे मारिया को, कैसी हैं आप? क्यों डर गए थे बच्चे अक्सा? इतनी खौफनाक आवाज़ है मेरी जो डर गए थे हैं? चलें जी, सेल्स भी हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हम जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन का, वो हमने पढ़ लिया था। जी हाँ, बिल्कुल गुड। कुछ आंसर्स आना शुरू हुए। टाइप ऑफ बोन्स, कॉम्पाउंड के बारे में पढ़ा था, हर्ट्जियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, डायग्राम हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल्स की टाइप पढ़ी थी जो बोन्स के लिए है। गुड। कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन पढ़ा था। ठीक है जी। एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, हवर्जियन कैनाल। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड जो हमने पढ़ी थी वो हमने स्टार्ट किया अबाउट द बोन फॉर्मेशन एंड बोन मेंटेनेंस। बोन फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था, बोन मेंटेनेंस हमने पढ़ लिया था। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं इनफैक्ट द बैलेंस बिटवीन। ठीक है बेटा, गुड। ओसिफिकेशन, वॉकमैन्स कैनाल, गुड। The balance between bone resorption and formation is influenced by the following factor। यानी ऑब्वियसली हमने जो चीज़ें कल पढ़ी कि बोन को जो है जाहिर है उसकी रिजॉर्प्शन भी हो रही होती है, और बोन की जो है वो जाहिर है फॉर्मेशन भी हो रही होती है। यानी फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन, यानी बोन्स बन भी रही होती हैं, और साथ साथ आपको पता है कि ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी भी चल रही होती है जो बोन्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो इसका जो बैलेंस है, ये बेसिकली इनके दरमियान बैलेंस जो मेंटेन होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से मेंटेन हो रहा होता है। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी, आप सबको पता है फिजिकल एक्टिविटी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे स्पेशली वैसे तो खैर ओवरऑल बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट है, लेकिन स्पेशली मसल्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप सबको पता है जो जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होता है वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी होता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मोर स्पेसिफिकली उसके मसल्स, उसके जो स्केलेटल होता है, उसकी जो बोन्स होती है वो स्ट्रेंथन होती हैं। इसी तरह से डाइटरी इनटेक में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा। जैसे डिफरेंट, कल हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमें बोन्स में, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की मैंने स्पेशली बात की थी। यहाँ पे भी मैंने स्पेशली मेंशन किया है कैल्शियम को, कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, वो हमारी बोन्स में जो है वो एब्जॉर्ब होगा, तो हमारी बोन्स अच्छी, ज़ाहिर है हम डाइट में उसे लेंगे तो बेटा वो हमारे ब्लड में जाएगा, और फिर वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बोन्स में, टीथ में होगी, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और अगर हमारी कैल्शियम और इस तरह के डिफरेंट मिनरल्स जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं होगी तो हमारी बोन्स जो है वो वीकन होगी। डिफरेंट हार्मोन्स हैं, सेवरल हार्मोन्स हैं। वैसे तो खैर बेटा हार्मोन्स को हम इंशाल्लाह, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होगा दैट वुड बी एंडोक्राइन नर्सिंग, तो एंडोक्राइन नर्सिंग में जो है हम डिटेल में हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, कि 2-4 हार्मोन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, थैंक यू राबिया, थैंक यू। जो हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दी हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, काल्सिट्रोल या फिर जिसको एक्टिवेटेड विटामिन डी कहते हैं, आप सबको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है।
विटामिन डी ना हो तो उसी का काम है। ब्लड में जितना भी कैल्शियम हो, कोई बेनिफिट नहीं होता उस कैल्शियम का जब तक हमारे पास एक्टिवेटेड विटामिन डी मौजूद ना हो। एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को हमारी बोन्स में और टीथ में एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है जी। उसके बाद पैराथायरॉयड हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। उनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है कैल्शियम को ब्लड में रेगुलेट करवाना। यानी ये हम सबको पता है, हम डाइट्री कैल्शियम लेते हैं, उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड को निकाल के विटामिन डी ले जाता है, बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम यही है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर रेगुलेट करना है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो बोन्स में से वो कैल्शियम को खींच के वापस ब्लड में लेके आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है जब प्रेगनेंसी होती है। क्या हुआ सनानाज, आप क्यों गुस्से में हैं? जब प्रेगनेंसी होती है, देखें बेबी को जो कैल्शियम होता है वो ऑब्वियसली मदर से मिल रहा होता है। तो यही वजह है कि मदर का कैल्शियम पूरा होना चाहिए। अगर मदर का कैल्शियम पूरा नहीं होगा तो फिर बॉडी क्या रिएक्शन बॉडी का आना शुरू हो जाता है। बॉडी फिर पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में से कैल्शियम निकाल निकाल के जो है वो फीटस को यानी सप्लाई करना शुरू कर देता है, और फिर वहां से जो बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है वो निकाल निकाल के ब्लड में लेके आता रहता है, और वहां से फिर वो सप्लाई होके बॉडी में यानी ब्लड के थ्रू फिर वो बेबी को फीटस को पहुंचना शुरू हो जाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है ब्लड को, ब्लड के अंदर कैल्शियम को। इसी तरह कैल्सिटोनिन हार्मोन है। कैल्सिटोनिन जो होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के ऑपोजिट काम जो होता है, ऑपोजिट काम करता है बिल्कुल। उसका क्या काम होता है? उसने जितने भी जो यानी उसका काम ये होता है सिंपली कि उसमें ब्लड ब्लड में से कैल्शियम के लेवल को कम करना है। जिस तरह से वो बोन्स में से निकाले, रेगुलेशन है बेसिकली। पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन एक दूसरे को रेगुलेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं और रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये कैल्सिटोनिन बेसिकली थायराइड हार्मोन ही है। मैम जी पढ़ा पढ़ा लग रहा है ये, बट भूल गया। अच्छा चलें कोई बात नहीं। इसीलिए आपको मैंने कहा था कि आपको इसीलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाना यहाँ पे ज़रूरी है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ। अच्छा इसी तरह से कॉर्टिसोल हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है जिसमें ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन आते हैं। ये सारे के सारे हमारे बॉडी की ग्रोथ के ऊपर, मसल्स की, बोन्स की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में पर्टिकुलरली जी यू आर राइट राबिया, एंटागोनिस्ट हार्मोन। अच्छा फिजिकल एक्टिविटी पर्टिकुलरली जो वेट बेयरिंग एक्टिविटीज होती है ना, वो एक्ट करती हैं स्टिमुलेट करने के लिए बोन फॉर्मेशन को और रीमॉडलिंग को। यानी वो सबसे ज़्यादा वेट बेयरिंग एक्टिविटी हमारी बोन्स की फॉर्मेशन को और उसे रीमॉडल करने में हमारी हेल्प होती है। गुड डाइटरी हैबिट्स जो अभी मैंने आपको बताया वो बहुत ज़रूरी हैं हम की हेल्थ के लिए। इन पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,000 to 1,200 grams necessary for an adult in their mouth. Several hormones हैं which are vital in ensuring that वो जो कैल्शियम आप अपनी डाइटरी इनटेक में ले तो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी हो आपके बोन के अंदर और बोन मैट्रिक्स का हिस्सा बने। और वो आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बताया उसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको उसमें विटामिन डी की जो है विटामिन डी के थ्रू वो एब्जॉर्प्शन होती है। बेटा जिसको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कर लीजिए, बिकॉज मेरे पास दोनों चीज़ों के सिग्नल फुल आ रहे हैं। तो ये इश्यूज तो बेटा चलते रहेंगे अनलकीली, बट ये है कि मैं सारा मैंने पढ़ा दिया है। आप इस स्लाइड को देखिए एक नज़र, कोई क्वेरी है आपकी इसमें तो आप मुझसे पूछिए, और मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आपको थोड़ी आवाज़ कट के आ रही है। तो यही इसका एक सॉल्यूशन है बेटा कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं उन्हें हम अपनी तरफ से तो 100% जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बट आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना होगा मेरे साथ, और मैं अपनी तरफ से फुल आपको कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें ठीक से प्रोवाइड करूँ। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है कि हम इन चीज़ों को आपको इसको रिपीट कर देती हूँ। आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, आप इसको पढ़ें। कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज़ मैं इसको रिपीट भी कर देती हूँ।
ओके जी, कोई क्वेरी नहीं है किसी की? नहीं बेटा, अटेंडेंस का किसी का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि आपके नाम हमारे पास शो हो रहे होते हैं, वो तो चैट में शो होते हैं ना। तो वो चैट पे शो हो रहे होते हैं, वो हमारे पास रिटर्न में आते हैं, तो हम आराम से आपके अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा, ये आप परेशान ना हो। अच्छा चलें, थोड़ी आवाज़ कट रही थी तो मैं दोबारा से ये स्लाइड जो है इसको रिपीट भी कर देती हूँ, और मैं आपको ये स्लाइड मेरी समराइज़ करके बता देती हूँ। मैंने आपको ये बताया कि बोन की जो रीज़ॉर्प्शन और फॉर्मेशन होती है। क्या बात बिनेश, कौन-सी बात का जवाब नहीं दिया बेटा? अच्छा, एक बैलेंस बिटवीन रखा हुआ है अल्लाह ताला ने रीज़ॉर्प्शन और फ़ॉर्मेशन के दरमियान। अब वो किन-किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा होता है? फ़िज़िकल एक्टिविटी सबसे पहले बेटा, जिसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड बॉडी, उतनी ही ज़्यादा उनकी बॉडी स्ट्रेंथन होती है। अगर हम बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेंगे कोई, तो हमारी बॉडी को हर वक़्त रेस्टिंग पोज़ीशन में रखेंगे, तो हमारी बॉडी एट्रोफी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, यानी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से एक और फैक्टर मैंने आपको बताया, दैट इज डाइटरी इंटेक ऑफ सेवरल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है। अगर हम वो अच्छी अमाउंट में लेंगे, हमारी बॉडी से ब्लड से बोन में अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी उसकी, तो हमारी बॉडी, हमारे मसल्स, हमारी स्केलेटन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। और डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे मैंने काल्सीट्रोल, जिसको हम एक्टिवेटेड विटामिन डी कहते हैं, आप सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कैल्शियम को ब्लड से लेके बोन्स में और टीथ में एब्जॉर्ब करवाता है। इसी तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन का मैंने आपको बताया, कैल्सिटोनिन का बताया। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ये है कि वो बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में लेके आता है, ताकि कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन रखे। इसके ऑपोजिट काम कैल्सिटोनिन कर रहा होता है, विच इज थायराइड हार्मोन। और इसी तरह से कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, जिसको ये बताया कि वेट बेरिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, वो सबसे ज्यादा आपकी बोन्स की फॉर्मेशन को और रीमॉडलिंग को एक्टिवेट करती हैं। अच्छी डाइटरी हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। 100 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम आपको लेना होगा अच्छे एडल्ट बोन मास के लिए। इसके अलावा और बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं, यानी मोर स्पेसिफिकली जिनमें विटामिन डी है, जो कि इंश्योर करते हैं कि आपका कैल्शियम और आपके डिफरेंट मिनरल्स आपकी बोन्स का हिस्सा बने, आपकी बोन के मैट्रिक्स का हिस्सा बने। ओके, ये स्लाइड रिपीट हो गई थी। चलें, अच्छा, बोथ थायराइड एंड कार्टिसोल हैव मल्टीपल सिस्टमिक, जो थायराइड हार्मोन है, कार्टिसोल है, उनके एक तो ये मैंने आपको स्पेसिफिक उनका बताया, बाकी उसके बहुत सारे सिस्टमैटिक इफेक्ट भी हैं बॉडी में, यानी डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर वो इफेक्ट करते हैं। इसी तरह से उनका बोन के ऊपर इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। एक्सेसिव थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, अगर एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो एक डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविस डिजीज़, जिसे हम इंशाल्लाह अपने सेकंड यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज बोन रीजॉर्प्शन एंड डिक्रीज बोन फॉर्मेशन। यानी देखें, हार्मोन का मैंने आपको इफेक्ट बताया ना, हार्मोन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो वो बोन को ज़्यादा रिजॉर्ब करना शुरू कर देगा, और बोन की जो फॉर्मेशन है उसको वो कम कर देगा। इसी तरह से इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल के भी सेम इफेक्ट होते हैं बॉडी पर। ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है, स्केलेटल की ग्रोथ के ऊपर भी और रीमॉडलिंग के ऊपर भी। The sex hormone testosterone and estrogen have important effects on bone remodeling. Estrogen stimulate osteoblast. Osteoblast क्या थे, जरा जल्दी से बताएं क्या फंक्शन था उनका? And inhibit osteoclast. Osteoclast का भी फंक्शन बताएं मुझे जल्दी से, और osteoblast का भी फंक्शन बताएं, तभी हमें समझ आएगा कि ईस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन है, उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट भी है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है बोन की ग्रोथ के ऊपर और फॉर्मेशन के ऊपर। इट डायरेक्टली कॉजेज ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन इन एडोलिसेंस एंड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल कौन से हैं? ओस्टियोब्लास्ट हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि ईस्ट्रोजन जो है वो ओस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करती है, यानी बोन्स की फॉर्मेशन को बढ़ाती है, और ओस्टियोक्लास्ट यानी बोन की रीजॉर्प्शन को कम करती है। टेस्टोस्टेरोन का हमने पढ़ा डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि वो स्केलेटन की ग्रोथ करवाता है एडोलिसेंस में और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में एडिपोज टिश्यूज में जाके, वो भी प्रोवाइड कर रहा है an additional source of preserving estrogen for aging men। ठीक है जी।
ब्लड सप्लाई, ऑब्वियसली जिस तरह से बॉडी के ठीक है, गुड, जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक दिया है, एक एक का नाम नहीं ले सकती मैं इस वक्त, बट गुड। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई जो है, जिस तरह से आपको पता है कि सना बहुत गुस्से में है आज। कोई बात नहीं बेटा, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आई अप्रिशिएट, सब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा जी, जिस तरह से बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ब्लड की ज़रूरत है, इसी तरह से बोन्स को भी ब्लड की ज़रूरत है। सो ब्लड सप्लाई टू द बोन ऑल्सो अफेक्ट्स बोन फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जितनी अच्छी ब्लड सप्लाई बोन को होगी, उतने ही अच्छे उसको अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी होंगी और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। सो ब्लड सप्लाई भी इफेक्ट कर रही होती है बोन की फॉर्मेशन को। अगर डिमिनिश हो जाए ब्लड सप्लाई या फिर हाइपरीमिया हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई आना शुरू हो जाए और वहाँ पे ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएं, कंजेशन होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सारी चीज़ों में ऑब्वियसली ओस्टियोजेनेसिस यानी बोन की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसकी डेंसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। बोन नेक्रोसिस अकर्स व्हेन द बोन इज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड। अगर बिल्कुल ही डिप्राइव्ड ऑफ हो जाती है, यानी ब्लड बिल्कुल ही उसको सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, तो बोन की नेक्रोसिस हो जाती है। आप सबको पता है नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस इज टिश्यू डेथ। तो जो भी टिश्यूज़ हैं, यानी बोन के टिश्यूज़ हैं, उनकी डेथ हो जाती है। वो तो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। सेम इज़ द केस विद बोन। ओके जी, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बोन हीलिंग। Most fractures heal through a combination of intramembranous and endochondral ossification process। ठीक है जी, बहुत सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं लोगों को। तो फ्रैक्चर जो है वो किस तरह से हील होते हैं, बोन्स यानी हीलिंग किस तरह से करते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन होता है बेटा। इंट्रामेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन प्रोसेस होता है। क्या मतलब इंट्रामेम्ब्रेनस का मतलब क्या है, हमारी पेरियोस्टियम है, एंडोस्टियम है, इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान आपको कल सारा समझाया, ब्लड सप्लाई मौजूद है, सेल्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी उस लेवल के ऊपर भी ग्रोथ हो रही होती है, हीलिंग हो रही होती है, और इसके अलावा जो कार्टिलेज होते हैं वहाँ पर भी जहाँ जहाँ नीड होती है, ओसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ कार्टिलेज ने बनना है वहाँ कार्टिलेज बनता है। बेसिकली एंडोकॉन्ट्रल जो ओसिफिकेशन है वो पर्टिकुलरली एक एसेंशियल प्रोसेस होता है जिसके दौरान फीटस का स्केलेटल बनता है। तो आपको पता है फीटल की बोन्स तो कम मतलब सॉफ्ट होती है ना बेटा, वही समझा रही हूँ। एंडोकॉन्ड्रल का वैसे जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो यही है कि एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस व्हेन द फीटल स्केलेटल इज बीइंग डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे थोड़ी सी सॉफ्ट बोन्स होती हैं, फिर उसके बाद जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसकी ओसिफिकेशन होना शुरू जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। सेम इज़ द केस कि जब आपको पता है कोई फ्रैक्चर होता है तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा खूबसूरत निज़ाम रखा है कि अगर फ्रैक्चर होता है तो उस जगह पे बोन्स जो होती हैं वो स्पॉन्जी हो जाती हैं फॉर द टाइम बीइंग, फिर उनकी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं, तो उनकी मॉडलिंग आसान हो जाती है, रीमॉडलिंग आसान हो जाती है, और फिर जब नीड होती है उनकी ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सो व्हेन अ बोन इज फ्रैक्चर, द बोन फ्रेगमेंट्स आर नॉट पैस्ड टुगेदर विद स्कार टिश्यू, इंस्टेड द बोन रीजनरेट इटसेल्फ। सो हमें बॉडी में कहीं पे भी चोट लग जाती है तो आपको पता है ना वहाँ स्कार टिश्यू बन जाता है, उसके बाद वो स्कार वहाँ से ऊपर से रिमूव होता है और नॉर्मल स्किन आ जाती है। बट बोन तो ऑब्वियसली स्किन के नीचे है ना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ओपन फ्रैक्चर होता है, कुछ क्लोज फ्रैक्चर भी होते हैं जिसमें हमारी स्किन जो होती है वो ओपन नहीं होती। तो ये अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत निज़ाम रखा है कि अगर ऐसा कुछ होता, बोन्स के दरमियान अगर स्कार बनना शुरू हो जाते, और ऐसी चीज़ें हैं आपको पता है कि अगर जितना जल्दी हम फ्रैक्चर्ड या इंजर्ड बोन को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी बोन है वो अच्छे से रीमॉडल और रीजनरेट हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। अगर इसके दरमियान स्कार टिश्यू बन जाता तो कभी भी वो एक दूसरे के साथ अटैच ही ना हो पाते। तो इसीलिए यही होता है कि जब बोन के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किसी स्कार के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि बोन जो है वो एक दूसरे के साथ जैसे ही अटैच होती है तो वो दोनों एंड्स जो है वो रीग्रोथ उनकी स्टार्ट हो जाती है, रीग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो दोबारा से रीजनरेट होती है उस एरिया में बोन। यही वजह है कि जब एडोलिसेंस एज में या बच्चे होते हैं या इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें बोन जो होती है वो बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती है। लेकिन जो एडल्ट एज में हम आ जाते हैं
या ओल्डर हमारे जो लोग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बोन्स जो हैं वो देर से हील करती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास मिनरल्स और वो जो, क्योंकि बोन में ही दोबारा बनना है ना, रीजनरेट होना है, तो यही रीज़न है। फ्रैक्चर हीलिंग अकर्स इन द बोन मैरो वेयर एंडोथेलियल cells rapidly decomposed in the bone cortex. New osteons are formed. जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो कहाँ पे हो रही है, बेसिकली बोन मैरो में स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं वो रैपिडली डिफरेंशिएट करके ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ओस्टियोब्लास्ट ने हमारी ओस्टियोजेनेसिस करवानी है, बोन फॉर्मेशन करवानी है। अब वो जो कॉर्टेक्स होती है वहाँ पे न्यू ऑस्टियोन्स बनना शुरू होते हैं, यानी बोन सेल्स बनना शुरू होते हैं। पेरियोस्टियम में पहले एक हार्ड कैलस बनता है और एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यूज मौजूद होते हैं, वेयर अ ब्रिजिंग कैलस फॉर्म। अब वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज और कैलस होते हैं वो बेसिकली फ्रैक्चर्ड बोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं सबको? कोई क्वेरी है किसी की? जी रुकैया, मिनरल्स कम हो जाते हैं, ऐसा ही है। मैंने आपको बताया ना कि अनलकीली हमारे कंट्री में डाइट इतनी ख़राब है। देखिए सबसे ज़्यादा बिग सोर्स हमारे पास कैल्शियम का क्या है? हमारे पास कैल्शियम का सबसे बड़ा बिग सोर्स जो है, अ, अ, आपको पता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। एंड यू नो, कंट्री में कहीं भी मिल्क मिलता है? स्पेशली अगर आप सिटी साइड पे चले जाएँ, ऑल ऑल इन ऑल इज़ जस्ट केमिकल। सो बेसिकली जो हमारी डाइट है, सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो ख़राब डाइट है उसका इफ़ेक्ट आया हुआ है, ठीक है ना? तो डाइट ज़ाहिर-सी बात है, अगर अच्छी होगी तो ही हम अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो ही हम हमारी जो ग्रोथ है वो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसी तरह से अल्टीमेटली फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना पड़ते हैं। तो इसी तरह से दूसरे, अब ओल्डर एज में चले जाएँ तो वहाँ पे हमारी बॉडी में वैसे आपको पता है हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। अभी हमने हार्मोन के इफ़ेक्ट्स भी पढ़े हैं, हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी से कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है। और वैसे भी पूरी हमने लाइफ़ गुज़ारी होती है, हम यंग एज में हमें वो सारी चीज़ें तंग नहीं करती, तो हम कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम दूध पिएँ। या एक बड़ा ही हमारा कॉमन सी चीज़ है, मैंने आपको बताया मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आर द बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम, और हमारी यंग जनरेशन मिल्क की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। सो ऑब्वियसली जब हम यंग होते हैं उस टाइम हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी केपेबल, वो इन सारी चीज़ों को कोप करती जाती है। व्हेन वी आर इन द ओल्डर एज, जब हम ओल्डर एडल्ट एज में चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर हमें यही जो हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं ये हमें तंग करती हैं। ठीक है जी। हाँ, सायरा ऐसा इसलिए है कि जो लोग प्योर मिल्क पीते ही नहीं है, शुरू से उन्होंने कभी प्योर मिल्क पिया ही ना हो, तो ऑब्वियसली उनका स्टमक जो है उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यू आर राइट उरूज, नॉट ओनली हॉस्टलाइज्ड, आजकल तो बाहर भी नहीं मिलता। एंड आई मस्ट से कि लाहौर में तो शायद कहीं भी मिल्क नहीं मिलता, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन कराची, तो वहाँ ज़रूर मिल्क बिल्कुल, आप शायद यकीन ना करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह प्योर मिल्क हमें पीने के लिए ज़रूर मिलता था और हम पी भी लेते थे। वो जो एक बच्ची ने कहा कि सायरा की बात का यही जवाब है कि जो लोग अ, शुरू से, यानी उनको आदत होती है अच्छी डाइट लेने की, तो ऑब्वियसली उनका स्टमक उसी के अकॉर्डिंगली मतलब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो लोग शुरू से ही इन चीज़ों के आदी नहीं होते, सडन से अगर इस तरह से कोई प्योर चीज़ मिल जाए तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। बट दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, वी हैड बीन gone through all these things, but in Lahore this is my personal experience. I think कि यहाँ तो कभी भी प्योर मिल्क या आई मीन मिल्क, except camel. I am basically from Karachi. चले जी, अब हम कहते हैं गुड, थोड़ा सा कंटिन्यू आई थिंक पढ़ पढ़ के भी थोड़ा सा जो है ना ज़रूरी होता है बीच में 1-2 मिनट की कुछ ना अच्छी सब
डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। अब आ रही है आवाज़? चले, प्रोसेस पढ़ने लगे थे हम। फ्रैक्चर हीलिंग का जो 3 फेजेज़ में जो प्रोसेस है उसे हम स्टार्ट करते हैं। फेज 1 है व्हेन अ फ्रैक्चर अकर द बॉडीज रिस्पॉन्स इज सिमिलर टू दैट आफ्टर इंजरी एल्सवेयर इन द बॉडी. There is bleeding into the injured tissues and formation of a hematoma at the site of the fracture. Cytokines are released that initiate the fracture links, causing the proliferation of fibroblast and that cause genesis to occur, yani growth of new blood vessels. Granulation tissue begin to form within the clot and become dense. चलिए जी, पहला फेज है, फर्स्ट फेज है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव फेज. देखिए जी, जब बॉडी में फ्रैक्चर होता है, सॉरी यानी किसी बोन में फ्रैक्चर होता है, जब फ्रैक्चर होता है तो जिस तरह से पूरी बॉडी के किसी भी हिस्से में चोट लगती है, वही रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे नजर आएगा. इंजर्ड टिश्यू की हेमाटोमा फॉर्मेशन बन जाता है साइट ऑफ द हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. साइटोकाइंस मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, बताएं जरा. कोई नहीं, कुछ पढ़ आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे तो पढ़ानी ही नहीं चाहिए, आप लोगों से पूछना है. कोई स्टूडेंट, व्हाट इज साइटोकाइंस? साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, उनका काम क्या होता है बेटा कि हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करवाना है उन्होंने. वो जो वहां पे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं यानी सेल्स होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट करता है. ठीक है जी, जियो जैसे वेसल्स बनना शुरू होती हैं. आपको पता है किसी भी जगह पे आप लड़ाई कैसे होगी, फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू बिगिन टू फॉर्म विद इन द क्लॉट. वो जो क्लॉट वहां पे बना साइटो हीलिंग प्रोसेस, वो क्लॉट हो जाता है वहां पे. ठीक है जी, यानी इतना डिटेल में आपको एच एन सब्जेक्टिव व्यू से इसके ही सिम्पल फेज जो है आपको ये बातें याद रखने की जरूरत है कि जिस तरह से बॉडी को और हिस्से में फ्रैक्चर होता है, सेम इसी तरह से इस जगह पे भी फ्रैक्चर हुआ, बॉडी का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, वहां पे ब्लीडिंग हुई, क्लॉट फॉर्म में हम साइटोकाइंस रिलीज हो गए. साइटोकाइंस आके इनिशिएट करवा देते हैं प्रोसेस, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं, प्रोलिफरेशन स्टार्ट करते हैं बोन सेल्स की, और वहां पे नई ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अच्छे से हीलिंग हो सके, और वो जो वहां पे क्लॉट बना था वो डेंस होना स्टार्ट हो जाता है. फेज 2 है, दैट इज रिपरेटिव फेज. रिपरेटिव फेज में ये होता है कि वो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना था, इट इज इनिशियली रिप्लेस्ड विद द कैलस प्रिकर्सर. प्रिकर्सर आपको पता है किसी भी चीज के इनिशियल स्टार्ट को हम प्रिकर्सर कहते हैं. कैलस का प्रिकर्सर बनता है जिसको हम प्रोकैलस भी कहते हैं. अब वो फाइब्रोब्लास्ट जो थे वो इन्वेट करना शुरू करेंगे प्रोकैलस को एंड प्रोड्यूस अ डेंसर टाइप ऑफ कैलस दैट इज कंपोज मोस्टली ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. द फाइब्रोकार्टिलेजेस callus is replaced with denser bony callus within approximately 3 to 4 weeks post injury. Laminar bone then forms as the bony callus calcifies months post injury. कोई बात नहीं, अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना. मैंने आपको कहा है कहीं भी वॉइस का इशू आ रहा है, कुछ भी है, मैं आपको रिपीट करूंगी, चीज़ें क्लियर करूंगी. डोंट वरी, पैनिक ना क्रिएट किया करें, परेशान ना हुआ करें, मुझे बोल दिया करें, मैं रिपीट कर दूंगी. चले, मैं आपको बता रही हूँ कि जो बोन हीलिंग का प्रोसेस है, फ्रैक्चर हीलिंग का प्रोसेस है, वो 3 फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है. उसका पहला फेज मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज रिएक्टिव फेज. रिएक्टिव फेज में सिंपल आपको 2-3 बातें याद रखने की ज़रूरत है. वो ये है कि जब भी बॉडी में किसी बोन में फ्रैक्चर होता है तो बॉडी का रिस्पॉन्स आना शुरू होता है. बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, क्लॉट फॉर्मेशन या हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है,
उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो कि एंजियोजेनेसिस करवाते हैं, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन करवाते हैं और साथ ही वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देते हैं। रिएक्टिव फेज में ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है रीपरेटिव फेज। रीपरेटिव फेज में क्या होता है कि वो जो आपका ग्रेन्युलेशन टिश्यू था वो इनिशियली रिप्लेस हो जाएगा कैलस के साथ, जिसको हम पहले बोलते हैं प्रो कैलस, यानी प्रीकर्सर ऑफ कैलस। पहले प्रो कैलस बनेगा, फिर प्रो कैलस जो है वो एक थोड़ा सा हार्डन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्डन कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज। आपको पता है ना सॉफ्ट बोन होती है कार्टिलेज, तो दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये जो फाइब्रो कार्टिलेज का कैलस बन गई, यानी पहले प्रो कैलस बना, फिर थोड़ा सा हार्डन कैलस बना, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। उसके बाद वो हार्डन फाइब्रो कार्टिलेज कैलस जो होता है वो मजीद डेंसर बोनी कैलस में, यानी कार्टिलेज तो नहीं हमें चाहिए ना, बोन चाहिए, तो अब वो डेंसर मजीद डेंस होके बोनी कैलस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। रीमॉडल बोल सकते हैं आप, रीमॉडल होना शुरू हो जाता है विद इन अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते आफ्टर पोस्ट इंजरी। और फिर लेमिलर बोन देन फॉर्म। लेमिला बेसिकली क्या होती है बेटा, बोन ने आपको बताया था ना, बोन मैरो से हमारी जो ग्रोथ होती है बोन की वो स्टार्ट होती है। तो बोन मैरो कहाँ पे मौजूद होता है, दरमियान में लेमिला, जो दरमियान में हमारी कैविटी होती है, वहां से बेसिकली जो बोनी कैलस होता है उसकी कैल्सिफिकेशन शुरू होती है और बोन बनना स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारा फेज 3 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रीमॉडलिंग फेज। The final phase of fracture healing result in remodeling the new bone into the former structural arrangement. अब सेकंड फेज में जो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई है बोन की, बोन बनना शुरू हो गई है, थर्ड फेज में उसकी रीमॉडलिंग का स्टेप आ जाता है। इस स्टेप में क्या होता है कि जो भी फ्रैक्चर्ड बोन होती है हमारी, उसकी अब शेप ठीक करने का फेज है ना, यानी उसको उसकी असल शेप में लाने का टाइम आ गया है। रीमॉडलिंग कुछ महीनों में भी हो सकती है, कुछ साल भी ले सकती है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी ज़्यादा बोन को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उस बोन का फंक्शन क्या है बॉडी में, और उसके ऊपर फंक्शनल स्ट्रेस कितना है उस बोन के ऊपर। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हमें बोन की मॉडिफिकेशन करनी होती है। और सीरियल एक्सरेज आर यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ बोन हीलिंग। हमें ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, डाइट क्या आप ले रहे हैं, किस कौन सी बोन आपकी फ्रैक्चर हुई है, उसके ऊपर कितना कितना रेस्ट आप उस बोन को दे रहे हैं, कितना उसके ऊपर फंक्शनल स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें मंथ्स और ईयर्स भी लग सकते हैं, और इसके लिए हमें सीरियल एक्सरेज लेने होते हैं मॉनिटर करने के लिए बोन की प्रोग्रेस को। तो आई होप सो कि ये आपको हीलिंग प्रोसेस या फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस समझ आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट को अगर अभी भी क्वेरी है तो भी पूछ लें, अदरवाइज फिर भी मैं अभी हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको मज़ीद आसान करके, मज़ीद शॉर्टन करके दोबारा से एक बार रिपीट कर लूँगी। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 41 मिनट्स हो चुके हैं। अब तमाम स्टूडेंट प्लीज़, मैं अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ, तो सब स्टूडेंट अपने रोल नंबर के साथ प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क करवाइए।
अक्सा तमसील, आपका रोल नंबर 53 है बेटा। ठीक है जी, मुझे बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव स्टूडेंट शो हो रहे होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के नाम मुझे जैसे बहुत सारे नाम रिपीटेड है ना आपकी क्लास में, तो अभी मुझे सबके नाम याद नहीं है। और सब स्टूडेंट के फुल नेम के साथ उनकी आईडीज भी नहीं बनी हुई, मेरे पास शो नहीं हो रही होती। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू राइट डाउन योर रोल नंबर्स। वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और इंश्योर करता है कि बिल्कुल ठीक अटेंडेंस हो जाए। अच्छा प्लीज़ नेक्स्ट टाइम के लिए भी है, अभी के लिए भी है, जब अटेंडेंस मार्क करने का हो तो सिर्फ एक बार अपना रोल नंबर लिख के मुझे सेंड कर दिया करें। मैं बहुत ध्यान से आपकी अटेंडेंस मार्क करती हूँ, सो डोंट वरी, लेकिन प्लीज़ एक बार अपना रोल नंबर लिखें। 10-10 बार अपना रोल नंबर लिख के मुझे आप सेंड करते हैं तो वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, यानी चीज़ें जिस वक्त अटेंडेंस मार्क करने का बोलूँ, डोंट वरी, मैं फुल कंसंट्रेशन से सारे काम छोड़कर आपकी अटेंडेंस ही मार्क कर रही होती हूँ। तो सिर्फ एक मर्तबा अपने रोल नंबर के साथ आप अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। हाँ बिल्कुल, आप ये फेजेस फर्स्ट ईयर में लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ भी नहीं होता। आप को जो रिक्वायरमेंट है, अगर एग्जाम में आपसे कुछ पूछा, ये रिपीटिशन की वजह से देखिए प्रॉब्लम होती है। 32 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं। चलें, अब मैं जिस जिस स्टूडेंट का, अब कोई और चैट नहीं करेगा, मैं जिस जिस स्टूडेंट का नाम ले रही हूँ वो अगर प्रेजेंट है तो मुझे बता दें, जो सुन में हमें पता लग। ठीक है। अच्छा, जॉन मसी प्रेजेंट है या नहीं? ओके, जॉन मसी प्रेजेंट नहीं है। हाफिजा फरवा प्रेजेंट है? जी सर्रा, मैं बता देती हूँ, मैं क्या कह रही थी बता देती हूँ। हा- हाफिजा फरवा नहीं है। जॉन मसी भी नहीं है। महानूर प्रेजेंट है, रोल नंबर 19।
34। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। और किसने नहीं अटेंडेंस मांगा? जॉन मसीह के बाद नूर भी मुझे अभी तक मुनीबा अटेंडेंस। फैसल एब्सेंट है। थर्टी सेवन स्टूडेंट मेरे पास अभी तक अटेंडेंस आ रही है। मोहम्मद तो आई थिंक प्रेजेंट आए। मोहम्मद यासिर प्रेजेंट है। नरजिस फातिमा और रसब उमर। नरजिस फातिमा एंड रसब प्रेजेंट हैं। राबिया आपकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा, शहबाज भी मुझे प्रेजेंट नजर नहीं आए। जैनब रिजवान प्रेजेंट है। मदीहा आपकी अटेंडेंस हो गई है। जैनब रिजवान। सुनैरा भी मुझे नहीं नजर आई। सना नाज तो प्रेजेंट थी। फिजा भी नहीं नजर आई। जैनब बताएं, जैनब रिजवान प्रेजेंट है या नहीं? नहीं है आई थिंक। चलें जी, ठीक है, ऑलमोस्ट अटेंडेंस हो गई है। मैं फिर भी, आप परेशान नहीं हो, मुझे कोई अगर इसमें इशू होगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपसे पूछ लूंगी। ठीक है जी, वैसे अटेंडेंस मार्क हो गई है। चलें जी जी, सबकी हो गई है जिसने, हाँ ऑलमोस्ट आप सबकी। जेब कौन है? जेब जैबुन्निसा है क्या पूरा नाम है? जैनब रिजवान भी प्रेजेंट है। ठीक है, मार्क कर देते हैं। ठीक है बेटा, अटेंडेंस हो गई है। चलें, अच्छा 2 से 3 मिनट में हम रिविज़न कर लेते से ये एक जो टॉपिक आपको लास्ट पढ़ाया है सिग्नल्स भी आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक। मैं आपको पढ़ा रही थी, प्रोसेस पढ़ा रही थी, हीलिंग का प्रोसेस पढ़ा रही थी। प्रोसेस ऑफ हीलिंग ऑफ एनी बोन। ठीक, लेक्चर चल रहा है मैडम, मेरा लेक्चर चल रहा है। 2 मिनट।
अच्छा चलें, थोड़ा-सा ब्रेक हो गया था बेटा। हीलिंग प्रोसेस आपको पढ़ाया है, उसके 3 फेजेज़ हैं, इसे रिवाइज़ कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया था। क्या करना है कि जब भी फ्रैक्चर होता है बॉडी में, ठीक है ना, तो इंजरी के बाद बॉडी में सेम इसी तरह से बोन का रिस्पॉन्स आता है। 2-3 बातें याद रखना ज़रूरी है। रिस्पॉन्स आएगा, ब्लीडिंग होगी, हीमाटोमा बनेगा, साइटोकाइन्स रिलीज होंगे, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे एंजियोजेनेसिस यानी न्यू बोन्स, ब्लड वेसल्स को बनाना शुरू कर देंगे। सिंपल। फेज 2 में क्या वो बोनी कैलस में कन्वर्ट होगा विद इन 3 to 4 वीक जी। इसमें सिंपल बेटा रीमॉडलिंग होनी होती है, यानी बोन की शेप को रीमॉडल किया जाता है और इसमें मंथ से ईयर्स तक लग सकते हैं और ये प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें सीरियल एक्सरेज पर ठीक है जी। तो हमारा टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। देन अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेरी हो आप सब अपना जो है मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।